गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से। यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लू होना चाहिए ग्राफ के बारे में कि जो लीनियर इक्वेशंस थी ना उनको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी तक जो मेथड हम यूज़ कर रहे थे वो मेथड था या तो सब्स्टिट्यूट मेथड, लेटर ऑन हमने डिस्कवर किया कि एलिमिनेशन मेथड भी होता है। 3.4 आपकी 3.5 से जो प्रीवियस एक और एक्सरसाइज है 3.4 उसमें एक मेथड और आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस मेथड के लिए वीडियोस में थोड़ा सा बाद में अपलोड करूँगी क्योंकि वो कंटेंट इज़ एक्चुअली नॉट सो रिक्वायर्ड। लास्ट ईयर सिलेबस से डिलीट हो गया था, सो आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी दिस ईयर ऑल्सो, सो मे बी उसके वीडियोस थोड़ा बाद में आपको मिल जाए। थर्ड मेथड जो हमारा ग्राफिकल मेथड आता है ना सॉल्व करने के लिए 3.5 में, उसको डिस्कवर करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सो दैट हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस चैप्टर से रिलेटेड। लीनियर इक्वेशंस क्या थी जो हमने पढ़ी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो। हमने ये भी समझा कि यहाँ इक्वल का साइन है ना, इसलिए हम इसको इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये x और y सिंगल फॉर्म में थे। x के ऊपर कोई पावर नहीं थी, y के ऊपर कोई पावर नहीं थी, यानी ये सिंगल पावर वाले थे, लीनियर पावर वाले थे। अच्छा, ये जो चीज़ हम निकाल रहे थे लीनियर इक्वेशंस, ये x और y के सॉल्यूशन हमेशा पेयर में हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो मैं दूसरा पेयर भी लिख देती हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो। यहाँ पर ज़रूरी है कि ये जो कॉफिशेंट है ये अलग अलग लिए जाए। जैसे मैंने इसको a1 ले दिया तो इसको a2, b1 b2, c1 और c2। ऐसी इक्वेशंस है जिनको हम सॉल्व कर रहे थे। फिर हमने देखा कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। एक मेथड और है जो हम 3.4 में डिस्कस करेंगे विच इज़ एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हमें करना है इसका फोर्थ मेथड विच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इसके बारे में करना है। अब पहले हमें पता हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करनी है तो ग्राफ पर ये लीनियर इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, क्योंकि ज़रूरी है कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर बने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 3.1 एक्सरसाइज जो इसकी उसको रेफ़र करिए ताकि आप इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। आपको ये अच्छे से याद होगा कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर डिनोट की जाती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तभी तो हम उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लाइन, यू नो, लाइन। इसका मतलब है कभी भी अगर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऐसे, है ना। तो मान लीजिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैंने ग्राफ पर डिनोट किया और ये बन जाती है कुछ इस तरह से, है ना। मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए 1 2, यहाँ पर मैंने लिया 1 और इस पे लिया 2, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने एक्सिस पर। ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, राइट, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इस पर एक्स की वैल्यूज़ आती है, राइट। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इस पर हम वाई की वैल्यूज़ लेते हैं 1 2, यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है -1 -2, है ना, -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें एक लीनियर इक्वेशन की। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ना इसका ग्राफ ऐसे आया। अब मैंने एक और सेकंड इक्वेशन भी ड्रॉ की, ये वाली। इसको ड्रॉ करने पर इसका जो ग्राफ आया, मान लीजिए वो कुछ इस तरह से आता है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। कौन सी वाली इक्वेशंस? जो हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उन इक्वेशंस का ग्राफ है। जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती है वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यूज़ होती है। यहाँ पर आप बताइए इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, कैसे पता चलेगा? जब हम एक्स की तरफ बढ़ेंगे, एक्स किस तरफ चलता है, ऐसे 1 2, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी यानी 1, तो वाई की वैल्यू है 1। तो हम कहते हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे तो x इक्वल्स 2 आया और y इक्वल्स 1 आया। तो इसका कहने का सीधा सा मतलब है यही इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब
जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स 1 ही आएगा, चाहे मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करूँ, क्रॉस वाला मेथड यूज़ करूँ या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ, हर बार मेरा x 2 और y इक्वल्स 1 ही आएगा। ये इतना स्पेसिफिक होता है। फिर से देखिए क्या किया हमने, लेट मी जस्ट रब दिस ऑल, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, सब हटा देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कभी भी सब कुछ हटा दिया, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या होता, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, कौन कौन सा पेयर है, लेट्स से एक है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, मैं इसे a1 b1 और c1 कह देती हूँ। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, मैंने इसे a2 b2 और c2 कह दिया। अच्छा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि c1 यहाँ पर भी रह सकता है यानी कांस्टेंट टर्म, और दूसरी साइड भी रह सकता है, देयर इज़ नो सच इश्यूज़, है ना। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, इससे हमें एक x की वैल्यू मिला करती है और y की वैल्यू मिला करती है। मान लीजिए x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू आई 2। ये जो सॉल्यूशंस निकाले हमने, ये कौन से दो मेथड हम सीख चुके हैं इसके लिए, हमने दो मेथड सीखे हैं, या तो हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर हमने सीखा है एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड भी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। इन तीनों से ये वैल्यूज़ निकाली जा सकती है। थर्ड थिंग जो इसकी आती है, यानी फोर्थ नंबर पे जो मेथड आता है वो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ आती हैं वो ग्राफ से भी निकल आती है। जैसे अगर मैं इनका ग्राफ बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने लिया 1 2, यहाँ लिया 1 2, हमने लिए x की वैल्यू 1, यानी कि वो पॉइंट यहाँ कहीं आना चाहिए, x1 और y2 यानी यहाँ पे। यानी कि जो दो लाइंस ये बनेंगी ना, ये लाइंस कैसी बनेंगी, ये इस तरह से जाएंगी, सॉरी ऐसे। क्या किया हमने पहले ये वाली लाइन थी, इसका ग्राफ ड्रॉ किया। मान लीजिए ये वाली लाइन है, फर्स्ट वाली, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसका ग्राफ है ये वाला, तो मैं इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ। ये जो सेकंड लाइन आई ये वाला ग्राफ है, लेट्स से मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया और इसका ग्राफ ये वाला ले लिया, ठीक है। जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती है वही होता है मेरा सॉल्यूशन, यानी कि वही पॉइंट मुझे x और y की वैल्यू देता है। यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा मुझे 1 और y की वैल्यू हमेशा 2 मिल रही है, किसी भी कंडीशन से, चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊँ, एलिमिनेशन लगाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊँ, चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करूँ। इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये जो दो लाइंस के बारे में हमने बात की, कौन सी दो लाइंस, जो लीनियर इक्वेशन से बन रही थी, इन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं ना, इन्हीं इक्वेशंस का हम छोटा सा और कैलकुलेशंस देखेंगे। वो कैलकुलेशंस क्या कहती है, ये जो लाइंस जा रही है ना, ये तीन तरह से जा सकती है। या तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस करेगी तो क्या होगा, तो मुझे मिल गया आंसर, है ना। हम कहते हैं तो एक सॉल्यूशन मिल गया, वन सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या होगा, उस सॉल्यूशन में मुझे x मिल जाएगा और y मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो लाइंस जा रही है ना, ये एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रही है। कैसे क्रॉस नहीं कर रही है, कब क्रॉस नहीं करेगी, जब वो पैरेलल होंगी। मान लीजिए ये दोनों लाइंस ऐसे चली गई तो क्या होगा, तब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया, तो हम इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो लाइंस है ना वो पैरेलल चली गई है, पैरेलल लाइंस। और हम कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जब वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करी तो हम एक्स वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि कभी कभी ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे एक लाइन यहाँ से जा रही थी और दूसरी लाइन भी जो है इसके ऊपर ही चली गई, इसे हम कहते हैं लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है ना। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी मीट कर रही है, यहाँ भी मीट कर रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बहुत सारी जगह मीट कर रही है, तो हम इसे कहते हैं मैनी सॉल्यूशंस। इतना क्लियर हुआ
क्या क्या बात की हमने बात की कि कब ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है। जहाँ क्रॉस करती है तब तो मज़े आ गए, क्योंकि तब तो मुझे आंसर मिल गया, मेरे पास वन सॉल्यूशन आ गया। लेकिन कभी कभी ये लाइंस क्रॉस ही नहीं करती है, हम कितनी भी कोशिश करें उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल चलता है, यानी कि वो पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस होती है तो फिर एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करती, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। लेकिन कई बार तो ये लाइंस इतनी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रही है, देखिए यहाँ हर पॉइंट पर मीट कर रही है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए। ये क्लियर हुआ। इन लाइंस को अगर हम ग्राफ देखें तो हम समझ गए हैं कि ग्राफ से ही हमें पता चल जाता है कि वो वन सॉल्यूशन देगी, नो सॉल्यूशंस देंगी या मैनी सॉल्यूशंस देंगी। अब ये तो चलिए ग्राफिकल नोटेशन है, ग्राफ से हमें पता चला, लेकिन क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि हमें ऐसे ही पता चल जाए? ऑफ कोर्स इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना A1 A2 B1 B2 C1 C2, बस इसी से हमें पता चल जाता है। कैसे? अगर हम इनके रेशियो चेक करेंगे ना, अगर मुझे मिले A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं, तो फिर मुझे हमेशा वन सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? अगर ये ऐसी फॉर्म में आए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 जो कि इक्वल नहीं है, जैसे कि ये आया 1 अपॉन 2, ये आया 3 अपॉन 7, ये आया 1 अपॉन 8, तो फिर हम कहेंगे इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा और पक्का मिलेगा, राइट? तो फिर नो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? यानी पैरेलल लाइंस कैसे पता चलेंगी कि हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस पैरेलल आएंगी? ऐसे को प्रिडिक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल, हम सीख जाएंगे हम इसे प्रिडिक्ट करेंगे। कैसे? हम सिर्फ ये लाइंस देखकर, सिर्फ इन्हीं को देखकर हम बता देंगे कि उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर ये A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो एक दूसरे के इक्वल आए, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आए। अब क्या किया हमने सिर्फ इतना देखा कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। ऐसे केस में हम कहेंगे कि अब तो ये लाइंस आप ग्राफ पर बना के देख लीजिए मैम, ये पक्का पैरेलल आएंगी, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यू गॉट इट? ऐसा होगा ये, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं मैनी सॉल्यूशंस कैसा होगा। मैनी सॉल्यूशंस क्या कहेगा? एक ही कंडीशन बची, कौन सी? जिसमें तीनों रेशियोज इक्वल होंगे ऑब्वियसली, है ना? कैसे? जब हम कहते हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल आ गए, है ना? अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो फिर हम कहेंगे बहुत सारे सॉल्यूशंस है। इजी है? यस। तो ये था हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को समझने का तरीका। ठीक है, क्या चीज़ हमें समझनी है, हम इनको पहले से जानते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर कैसे ग्राफिकली हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम उन्हें जब ग्राफ पर बनाएंगे तो लाइंस की फॉर्म बनेगी। लाइंस बनेंगी तो तीन कंडीशन होगी, या तो वो लाइंस क्रॉस करेंगी या पैरेलल चली जाएंगी, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइन एक के ऊपर एक बन जाए, है ना? अगर वो क्रॉस कर रही है तब तो सही है, क्योंकि अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कौन सा? जहाँ पर वो एक दूसरे को मीट करेगी, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जहाँ पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वही x और y की वैल्यू हो जाएगी, है ना? अगर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो फिर हम कहते हैं कि अब तो ये पैरेलल चली गई है, यानी कि अब क्या होगा? अब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशंस, है ना? थर्ड थिंग ये होती है कि जब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाती है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। और फिर हमने ये भी सीख लिया है कि अब तो हमें लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो हम सीधा सिर्फ इक्वेशन देख के बता देंगे। कैसे? अगर हम A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के रेशियोज कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाता है कि वो वन सॉल्यूशन देंगी, नो सॉल्यूशंस देंगी, या फिर मैनी सॉल्यूशंस देंगी। इजी है कॉन्सेप्ट? इजी है एंड अमेजिंग है। इसको एक और तरीके से हम समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कीजिए जल्दी से। ठीक है, आई होप यू आर डन विद दिस। इन्हीं रेशियोज को हम एक और फॉर्म में भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो रेशियोज है ना, ये जो लाइंस हैं जिन्हें हमने कहा इंटरसेक्टिंग थी, इन इंटरसेक्टिंग लाइंस
से ये जो वन सॉल्यूशन हमें मिला, हम इसे कहते हैं ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्व होने लायक है, कंसिस्टेंट है, ये सॉल्व किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट है। लेकिन ये जो पार्ट आया ना जिसमें लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आई, हम इसे कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन आप नो सॉल्यूशन भी कहते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ना ये इनकंसिस्टेंट है, राइट। और ये मैनी सॉल्यूशंस वाली चीज़ क्या कहलाएगी फिर? आप ऐसे केसेस में लाइंस को एक दूसरे पर डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। आपको ऐसी दो इक्वेशंस दे दी जाएंगी और आपसे पूछेंगे कि आप बताइए ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। तो आप सिंपली ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, क्या? A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। अगर आपको लगे कि तीनों इक्वल आ गई तो फिर तो आप कहेंगे कि ये तो डिपेंडेंट है ना। अगर दो इक्वल है और थर्ड वाला इक्वल नहीं है तो फिर आप उसे कहते हैं कि ये तो इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं हो सकती। और लाइन कैसी आएंगी? लाइंस पैरेलल आएंगी, राइट। और अगर आ जाए कि ये तीनों की तीनों जो रेशियोज की फॉर्म है ये इक्वल आई ही नहीं है, अब कंसिस्टेंट है, इक्वल नहीं है तभी मेरा काम हो सकता है, यानी कि अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और देयर विल बी वन सॉल्यूशन। इजी है। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये कहता है आप बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। आई होप इनके ये नाम भी आपको समझ आ गए हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा कि वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस मतलब नो सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यानी कि मैनी सॉल्यूशंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो कहता है x माइनस 3y इक्वल्स 3 एंड सेकेंड इज 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y इक्वल्स 2 इक्वल्स 2। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है? सबसे पहला काम है मैं इनकी A1 A2 B1 B2 C1 C2 सेपरेट कर लेती हूँ। कैसे? हमने लिखा A1 इक्वल्स 3 बट A2 कितना है? A1 ये वाला होता है ना 1, तो A2 है हमारे पास 3। B1 और B2 क्या है? B1 है -3 और B2 है -9। C1 और C2 कितना है? C1 है 3 और C2 है मेरे पास 2। इजी। अब चेक करते हैं इनके रेशियो आते कैसे हैं। A1/A2 1/3 आ गया, ठीक है भाई। B1/B2 भी देख लेते हैं कितना आता है। B1/B2 यानी -3 डिवाइडेड बाय -9, ये भी 1/3 आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए, राइट। इसका भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। C1/C2 का जो रेशियो है वो तो 3/2 आया। अब याद है हमें कंडीशन, ये दो चीज़ें इक्वल है और थर्ड इक्वल ही नहीं है, यानी A1/A2 इक्वल तो आया B1/B2 के, बट ये थर्ड वाली थिंग इक्वल नहीं आई। थर्ड वाला मतलब कांस्टेंट टर्म्स इक्वल नहीं आई, C1/C2 ये वाली तो बिल्कुल डिफरेंट आ गई 3/2। तो ऐसे केस में हम कहते हैं देयर विल बी नो सॉल्यूशंस। तो देखा हमने क्या किया, सिर्फ हमने रेशियो देखे और हमने बता दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। बाई चांस ये पूछे कि लाइंस कैसी बनेंगी अगर आप इसको ग्राफ पर डिनोट करेंगे, तो नाउ वी नो कि लाइंस जो आएंगी वो पैरेलल लाइंस आएंगी, है ना। लाइंस ऐसे केस में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल लाइंस ही आएंगी। आप ट्राई कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं। आर यू डन विद द क्वेश्चन नंबर 1? बहुत ईजी क्वेश्चन है अब, है ना।
अब मज़ा आएगा मैथ्स करने में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी तक तो बहुत सारी थियोरी पढ़नी पड़ी, पता नहीं क्या क्या। सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल्स 5। 2x प्लस y equals 5 and 4x plus 2y equals 10। यस, तो अब जो दो इक्वेशंस मेरे पास है इसमें भी हमें चेक करना है, राइट। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करती हूँ, आई नो कि अब आप सब आसानी से कर लेते हैं, बाकी सब हटा देती हूँ, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज, है ना। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो प्लीज़ यू हैव टू ऑब्टेन इट, सॉल्यूशन निकालना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 आएगा 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 कितना आया 1/2। c1/c2 कितना आया 5/10। तो पता चल गया हमें 1/2 आ गए तीनों के तीनों सॉल्यूशंस अगर 1/2 आ रहे हैं तो इसका बहुत आसान सा आंसर है। क्या होगा अगर हमारा a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल आता है, तो जल्दी बोलिए। यस, मैनी सॉल्यूशंस को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अदर देन दैट, हम लाइंस के बारे में बात करें तो बताइए इसकी लाइंस कैसे होती है। लाइंस अगर ड्रॉ होती है तो कैसे होती है, बहुत सारे सॉल्यूशंस वाली डिपेंडेंट लाइंस होती है, या फिर आप कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर एक चढ़ी हुई, इसका दूसरा नाम होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट, है ना। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देख रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सेम है, आपको इक्वेशंस गिवन है और आपको बताना है कि यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो हमें दिख रहा है ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि तीनों इक्वल आ जाएंगे, रेशियोज तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो हम कहते हैं मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वट एवर द लैंग्वेज इज बीन आस्किंग। जो भी लैंग्वेज लिखी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पूछा है तो आप भी वही मेंशन करिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। आप इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये भी 1/5, लेकिन ये 1/5 नहीं होगा ना। अब क्योंकि ये 1/5 नहीं होगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन थर्ड वाला जो पॉइंट है ना ये इक्वल नहीं आ रहा है, c1/c2। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आंसर्स होंगे वो निकलेंगे ही नहीं, नो सॉल्यूशंस आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ हम लाइंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ तो बनेगा, सॉल्यूशंस लाइंस जो है उनके साथ क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस वाली लाइंस कैसी होंगी, डिपेंडेंट होगी, या आप कह सकते हो कोइंसिडेंट करेंगी, कोइंसिडेंटेड लाइंस होंगी। और इस केस में लाइंस कैसी होंगी, लाइंस पैरेलल चली जाएंगी, है ना, पैरेलल लाइंस होंगी। ये साथ साथ आप देखते रहिए सो दैट हमें आगे के क्वेश्चंस में इनके एक्सप्लेनेशन क्लियर हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अक्सर आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस है जो एक्चुअल में हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। ये रब कर दूँ पूरा, वी डोंट नीड इट। क्वेश्चन नंबर 5 है kx plus 2y equals 5. kx plus 2y equals 5. Next is 3x plus y equals 1. 3x plus y equals 1. Here we have equation 1 and equation number 2. So what does it say here? ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर k3 2 1 5 1 ऐसा रेशियो बन रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप k की वैल्यू निकालिए अगर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन।
कहते हैं इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो बताइए k कितना होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब तो ये है कि हमारे पास जो a1/a2 है ना, और b1/b2 एंड c1/c2 वो इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, कोई भी इक्वल नहीं होता है ना, तभी हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये कोई भी इक्वल नहीं है, सॉरी नहीं है, नॉट इक्वल। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो ऐसे में कहते हैं बताओ फिर k की जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, यही वाले ऑप्शंस चूज़ कर लेंगे। कैसे, हमारे पास a1/a2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है k/3, और b1/b2 कितना आता है, b1/b2 आता है 2/1, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं रखने हैं, मुझे नहीं रखने हैं, यानी मैं कह सकती हूँ k/3 को हम नॉट इक्वल रखेंगे 2/1 के। तो k की नॉट इक्वल में क्या वैल्यू आ जाएगी, नॉट इक्वल में k की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर k की वैल्यू 6 की बजाय कोई भी ले लेंगे हम, तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। तो आप 6 ना लेकर कोई भी वैल्यू लीजिए, अगर आप यहाँ पे 6 ले लेंगे ना तो फिर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली करना क्या है, इन्होंने यूनिक सॉल्यूशन कहा है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगाइए, और जो रेशियो आपके पास है वो रेशियो यहाँ पर पुट कर दीजिए, और आपके पास k की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि k की नॉट इक्वल की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन नहीं किया है, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x प्लस ky प्लस 8, 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल्स 0, 2x प्लस 2y प्लस 2, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स 0। ओके, ये 2 इक्वेशंस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए k की क्या वैल्यू निकालें सो दैट ये एक यूनिक सॉल्यूशन बन जाए। तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सारे रेशियो नॉट इक्वल रखने पड़ेंगे, यानी कि मुझे चाहिए 4/2 नॉट इक्वल टू k/2। थर्ड रेशियो की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। k की वैल्यू पता करनी है ना, तो k को यहाँ रख के 2 हटा देते हैं, 4/2 वहीं रहा, सिर्फ ये वाला जो 2 है ये हम इसके दूसरी साइड भेज रहे हैं। कैसे, ये डेनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, नॉट इक्वल की जगह नॉट इक्वल, k की जगह k। तो k की क्या वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। कहने का मतलब है k की वैल्यू 4 की बजाय हम कोई भी ले लेंगे अदर देन 4, तो फिर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। इजी, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। स्टार्ट करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और आराम से आपके इसके अंदर मार्क्स आते हैं। इस बार का जो पैटर्न था इसमें ये क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, 2 ये कंडक्ट नहीं हो पाया। ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, पिछली बार ये 2 मार्क्स के भी हुआ करते थे पहले जब था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 4x माइनस 5y इक्वल्स k, 4x माइनस 5y equals k and 2x minus 3y equals 12, 2x minus 3y equals 12। और क्या कहा जा रहा है, वही कि आपको निकालना है इसका यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है हमें तो चाहिए नॉट इक्वल वैल्यूज़। नॉट इक्वल वैल्यूज़ क्या, कि 4/2 नॉट इक्वल आना चाहिए 5/3 तो नहीं लेंगे, हम ये वाला ले लेते हैं रेशियो, है ना, जो कि जिसमें k है वही वाला, k/12। तो k की वैल्यू क्या हो गई 4 इंटू 12/2 नॉट इक्वल k। यहाँ मैंने किया क्या है, सिर्फ ये 12 जो डेनोमिनेटर में था मैंने दूसरी तरफ सेंड कर दिया। अब क्योंकि डेनोमिनेटर में है तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 24
मतलब k की वैल्यू अदर देन 24 अगर ली जाएगी तो फिर इस इक्वेशन का हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। डन? इजी? ऐसे इजी क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लगते हैं ना हमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 आई एक्सपेक्ट कि आप अपने आप करेंगे। स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन और एनीथिंग, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए। टिल देन गुड बाय, आई विल सी यू टुमारो।